भूगोल के साथ ही भारत के इतिहास का परिदृश्य भी निराला है। अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीपों की कौन कहे। आधुनिक सभ्यता का केंद्र कहे जाने वाले यूरोप महाद्वीप का भी इतिहास इतना प्राचीन और विविध नहीं है जितना कि अपने देश भारत का है। चीन हालांकि भारत से बड़ा देश है और उसकी भी प्राचीन सभ्यता है, पर चीन के इतिहास में भी इतने रंग और इतने आरोह अवरोह नहीं है जितने कि भारत के इतिहास में है। हड़प्पा की कहानी भारत की प्राचीन सभ्यता के रूप में कही जाती है। इसके महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक विस्तृत होने के प्रमाण मिले हैं। यद्यपि मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा में प्राप्त लिपियां अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, फिर भी इस सारे पश्चिमोत्तर भारत में फैली सभ्यता में समानताएं और भिन्नताएं देखी जा सकती है। राष्ट्र एक शाश्वत अवधारणा है। स्वतंत्रता से पूर्व पृथ्वी पर भारत सबसे ज्यादा समृद्ध देश था। जब भारत गुलाम हुआ तब धीरे धीरे देश के टुकड़े होते गए। वर्तमान में भारत का जो चित्र हमें दिखाई देता है वह खंडित भारत का है। हम मुगल और औरंगजेब के शासनकाल के पूर्व के भारत के इतिहास का अध्ययन करेंगे तो भारत एक ऐसा राष्ट्र दिखाई देगा जो विश्व का मार्गदर्शन करता रहा था। आज हमें उस कालखंड का इतिहास दिखाई नहीं देता। आज हमारा भारत फिर से अगर अखंड बन जाए तो समस्त विश्व के अंदर शांति की स्थापना की जा सकती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के निर्माण का इतिहास सर्वविदित है, पर हमें यह भी जानना चाहिए कि सन 1947 में विशाल भारतवर्ष का पिछले 2500 वर्षों में वह 24वां विभाजन था। प्राचीन समय में जम्बू द्वीप, जिसे आज एशिया द्वीप कहते हैं, तथा इंदु सरोवर, जिसे आज हिंद महासागर कहते हैं, के हम निवासी हैं। इस जम्बू द्वीप के लगभग मध्य में हिमालय पर्वत स्थित है। हिमालय पर्वत में विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी सागरमाथा गौरीशंकर है, जिसे सन 1835 में अंग्रेज शासकों ने एवरेस्ट नाम देकर इसकी प्राचीनता व पहचान को बदल कर रख दिया था। हम पृथ्वी पर जिस भूभाग अर्थात राष्ट्र के निवासी हैं, उस भूभाग का वर्णन अग्नि, वायु एवं विष्णु पुराण में लगभग समानार्थी श्लोक के रूप में है। हिंद महासागर के उत्तर में तथा हिमालय पर्वत के दक्षिण में जो भूभाग है उसे भारत कहते हैं और वहाँ के समाज को भारतीय के नाम से पहचानते हैं। बृहस्पति आगम में इसके लिए निम्न श्लोक उपलब्ध हैं। हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक देव पुरुषों द्वारा निर्मित इस भूभाग को हिंदुस्तान कहते हैं। अपने समाज में एक परंपरा के अनुसार संकल्प लेते समय यह शब्द प्रयोग करते हैं। भारतवर्ष जो भारतीय भूभाग से संबंध है, यह प्राचीन भारत की चर्चा है, परंतु वर्तमान में 3000 वर्ष पूर्व तक के भारत की चर्चा में आता है कि पिछले 2500 वर्ष में जो भी आक्रांत यूनानी, रोमन, ग्रीक, हवन, हुन, शक, कुषाण, सीरियन, पुर्तगाल, फ्रेंच, डच, अरब, तुर्क, तार, मुगल व अंग्रेज आदि आए हैं, इन सब का विश्व के सभी इतिहासकारों ने वर्णन किया, परंतु सभी पुस्तकों में यह प्राप्त होता है कि आक्रांताओं ने भारतवर्ष पर, हिंदुस्तान पर आक्रमण किया। संभवतः ही कोई पुस्तक होगी जिसमें यह वर्णन मिलता हो कि इन आक्रमणकारियों ने अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, भूटान, पाकिस्तान, मालदीव या बांग्लादेश पर आक्रमण किया। यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है कि ये भूप्रदेश कब कैसे गुलाम हुए और स्वतंत्र हुए।
पाकिस्तान व बांग्लादेश के निर्माण का इतिहास सभी जानते हैं, शेष इतिहास चर्चित नहीं है। सन 1947 में विशाल भारतवर्ष का पिछले 2500 वर्षों में 24वां विभाजन है। अंग्रेजों का 350 वर्ष पूर्व के लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापारी बनकर भारत आना, फिर धीरे धीरे शासक बनना और उसके पश्चात सन 1857 से 1947 तक उनके द्वारा किया गया भारत का विभाजन दुखद है। अफगानिस्तान को 26 मई 1876 को रूसी व ब्रिटिश शासकों के बीच गंडामक संधि कर अफगानिस्तान नाम से एक बफर स्टेट अर्थात राजनीतिक देश को दोनों ताकतों के बीच स्थापित किया गया। वहीं पृथ्वी नारायण शाह ने मध्य हिमालय के 46 से अधिक छोटे बड़े राज्यों को संगठित कर नेपाल नाम से एक राज्य का संगठन किया। उसको अंग्रेजों ने विचारपूर्वक सन 1904 में वर्तमान के बिहार स्थित सुगौली नामक स्थान पर उस समय के पहाड़ी राजाओं से संधि कर भारत का दूसरा विभाजन करा दिया। वहीं सन 1906 में सिक्किम व भूटान, जो कि वैदिक बौद्ध मान्यताओं के मिले जुले समाज के छोटे भूभाग थे, इन्हें अलग कर अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण के लिए रेजिडेंट को रखकर भारत को विभाजित कर दिया। सन 1914 में तिब्बत को केवल एक पार्टी मानते हुए चीनी साम्राज्यवादी सरकार व भारत के काफ़ी बड़े भूभाग व कब्जा जमाए अंग्रेज शासकों के बीच एक समझौता हुआ। भारत और चीन के बीच तिब्बत को एक बफर स्टेट के रूप में मान्यता देते हुए हिमालय को विभाजित करने के लिए मैकमोहन रेखा निर्माण करने का निर्णय हुआ। सन 1937 में म्यांमार व सन 1939 में श्रीलंका को अलग राजनीतिक देश की मान्यता दी। म्यांमार व श्रीलंका का अलग अस्तित्व प्रदान करते ही मतांतरण का पूरा ताना बाना जो पहले तैयार था, उसे अधिक विस्तार व सुदृढ़ भी इन देशों से प्रदान की गई। म्यांमार के अनेक स्थान, विशेष रूप से रंगून का अंग्रेजों द्वारा देशभक्त भारतीयों को काले पानी की सजा देने के लिए जेल के रूप में भी उपयोग होता रहा है। आज भले ही राजनीतिक रूप से खंड खंड हो गए हैं, पर सांस्कृतिक रूप से एक अखंड राष्ट्र ही राज्य राजनीतिक इकाई है, जबकि राष्ट्र सांस्कृतिक इकाई है। भारत भले ही विभाजित हुआ हो, पर सांस्कृतिक रूप में हम उसे सदैव जीते हैं। और आज जब हम अपने मन में अखंड भारत की कल्पना करते हैं, तो पहले हम सांस्कृतिक रूप से एक होंगे और बाद में राजनीतिक रूप से। दिन के बाद रात का होना जैसे स्वाभाविक है, वैसे ही भारत का पुनः अखंड होना भी उसकी नियति है। विश्व में अनेक उदाहरण हैं जिनके आधार पर हम भारत को पुनः अखंड बनाने के विषय में सोच सकते हैं, चाहे वो बर्लिन की दीवार को तोड़कर पुनः पूर्वी व पश्चिमी जर्मनी के एक होने का विषय हो, या इजराइल के रूप में यहूदियों को सैकड़ों वर्ष बाद अपने देश का मिलना। इस प्रकार अखंड भारत से ही साकार होगा विश्व शांति का स्वप्न। राधे राधे।